हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं। तो चूंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो इसके पहले कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा ये सब देखें, उससे पहले हम लोग ये 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं इसका हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 से लेकर 2017 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ही चलती आई है। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स अब तक बने हैं और जो आखिरी का 5 ईयर प्लान्स था उसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था। अब इन 5 ईयर प्लान्स मतलब इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम प्लानिंग कमीशन के हाथ में था। तो वो न सिर्फ इसे बनाती थी बल्कि इसे इम्प्लीमेंट भी करती थी, उसमें भी ये हेल्प करती थी। लेकिन 2014 में जब सरकार बदला और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया और इसके जगह पे उन्होंने नीति आयोग को लॉन्च किया 1 जनवरी 2015 को। और ये जो 12वां 5 ईयर प्लान था, इसका जो बाकी का बचा कार्यकाल था वो नीति आयोग ने पूरा किया। अब हमारे संविधान पे एक आरोप लगता है कि हमारा संविधान बोरोड है, मतलब उधार लिया गया है, क्योंकि इसके कई सारे प्रोविजंस अलग अलग देशों से उठाए गए हैं, मतलब लिए गए हैं। कॉपीड है, वही बात है कि बहुत सारे देशों से प्रोविजंस को हमने कॉपी किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ, ये हमने यूके के संविधान से कॉपी कर लिया। फंडामेंटल राइट्स, इसे हमने यूएसए से ले लिया। उसी तरीके से ये जो 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट है इसे हम लोगों ने यूएसएसआर से उठा लिया। तो यूएसएसआर हालांकि आज ये कोई देश नहीं है, पहले था सोवियत संघ, फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और ये कई देशों में टूट गया। तो वहाँ पे सबसे पहले ये 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए थे और लॉन्च करने वाले वो जो लीडर थे वो थे जोसेफ स्टालिन। इन्हीं के राज में सबसे पहली बार दुनिया में कहीं 5 ईयर प्लान्स लागू हुए थे और वो 1928 में लागू हुए थे। उसके बाद फिर कई देशों ने इसे कॉपी किया, इंडिया भी उसमें से एक है। और चाइना तो इनफैक्ट अभी भी 5 ईयर प्लान्स को यूज़ करता है, बस उसने नाम चेंज कर दिया है। अब जानते हैं 5 ईयर प्लान्स में जो प्लानिंग कमीशन है इनके मेंबर्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिसियो मतलब पदेन, मतलब इनको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे ऑटोमेटिकली वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे। तो एक्स ऑफिसियो का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव होता है, क्योंकि वो चुनाव होता ही नहीं है। एक्चुअली हमारे देश में जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। पहले वेंकैया नायडू जी थे तो वो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन थे। अभी जगदीश धनखड़ जी हैं, नए बने हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो एक्स ऑफिसियो का मतलब यही होता है। अब जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो ये आखिरी डिप्टी चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पहले ये जान लीजिए आप। और इनके जो पावर होते हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। जितना एक कैबिनेट मिनिस्टर को पावर है उतना ही डिप्टी चेयरमैन को भी पावर होता है, जो भी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन होते थे। अब चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिरी जो 5 ईयर प्लान था वो 12वां था, उसके बाद फिर इसे स्क्रैप कर दिया और इसकी जगह ले ली नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले 5 ईयर प्लान के बारे में। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956। तो 1951 में ये लॉन्च हुआ। अब ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे पहला फोकस होगा प्राइमरी सेक्टर पे। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे कि कृषि है ना, फार्मिंग, या तो फिर आप कह लीजिए मछली पालन, फिशरीज़, या तो आप कह लीजिए माइनिंग। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि आज़ादी के जस्ट बाद तो हमारा देश बहुत ही ज़्यादा गरीबी में था। 75% से ज़्यादा आबादी तो हमारी तो खेती में व्यस्त थी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा ही फोकस रहेगा। तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन कह लीजिए वो थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन वही रहेंगे। और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। अब पहला जो 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था हैरट डोमार मॉडल।
ये नाम है दो, हेरड अलग नाम है और डोमार अलग नाम है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, उसी के बेस पे ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटो था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 75% से ज़्यादा आबादी जहाँ की एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान उस समय एग्रीकल्चर पे ही रहेगा। अब इस 5 ईयर प्लान का एम ये भी था कि रीबिल्डिंग द कंट्री आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था उसके बाद देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत खून खराबा हुआ था, इकोनॉमी भी ठीक नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा इस पे भी बल दिया गया कि हमारे देश को दोबारा से रीबिल्ड करना है, दोबारा से बनाना है पार्टीशन के बाद। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो बजट था वो था 2069 करोड़, बाद में इसे बढ़ाकर कर दिया गया 2378 करोड़। जो टारगेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था 2.1% कि हमें 2.1% जीडीपी, एनुअल जीडीपी अचीव करना है। लेकिन जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ तो उस समय आंकड़ा देखा गया तो हम लोगों ने एक्चुअली 3.6% जीडीपी अचीव कर लिया था। कई सारे वजह थे उसके, जैसे कि उन 5 सालों में मानसून बहुत अच्छा था, तो चूँकि कृषि पे ज़्यादा लोग डिपेंड थे तो खेती भी बहुत अच्छी हुई, और खेती जब बहुत अच्छी हुई तो पर कैपिटा इनकम, लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत बढ़ा, और साथ ही साथ ये जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व होता है, विदेशी मुद्रा जो हम लोग रखते हैं, वो भी बहुत बढ़ी। फिर कई सारे जो सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भाखड़ा बांध, जैसे कि हीराकुंड बांध, दामोदर वैली बांध, ये सब भी बनाए गए थे इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही। फिर 5 आईआईटी भी बनाए गए 1956 में। फिर यूजीसी का गठन हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कई सारे यूनिवर्सिटी को ये चंदा देती है, चंदा इन द सेंस कह सकते हैं कि आप फंड करती है कई सारे यूनिवर्सिटी को जो कि हायर एजुकेशन में आगे बच्चों की मदद करते हैं, उसको ये फंड देती है यूनिवर्सिटी जो है, ये यूजीसी जो है। फिर 5 स्टील प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। हालांकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में ये स्टील प्लांट्स बने नहीं थे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनकर तैयार हुए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो टारगेट था सिर्फ 2.1 था, लेकिन हम लोगों ने अचीव किया था 3.6। तो ये बहुत ही सफल रहा था, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्शन थे, जो हमने उम्मीद किया था, उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने हम लोगों को रिजल्ट दिए थे। अब बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1956 से 1961 तक था। और ये जो 5 ईयर प्लान था ये पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ये जो सरकारी जो सेक्टर है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, और साथ ही साथ बहुत तीव्र गति से उद्योगीकरण पे भी जोर दिया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब ये जो 5 ईयर प्लान था ये महालनोबिस मॉडल पे था। महालनोबिस एक बेसिकली स्टैटिस्टिशियन थे। तो स्टैटिस्टिशियन बेसिकली वो होते हैं जो अलग अलग सर्वे में जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को अध्ययन करते हैं। तो ये दिया गया था पीसी महालनोबिस, मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा 1953 में। तो बेसिकली इनका ये जो मॉडल था वो ये कहना चाहते थे कि जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ, जहाँ पे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन पे आप बल दीजिए, जिससे कि क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो बढ़ेगा आगे जाकर। फिर इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी बने। फिर जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बताया था कि 5 तरह के स्टील, मतलब 5 स्टील प्लांट्स के बनाने के लिए वहाँ पे नींव रखी गई थी, यहाँ पे बनकर तैयार हो गया सेकेंड 5 ईयर प्लान इसके अंतर्गत। तो ये 3 जगह, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, मतलब एक छत्तीसगढ़ में भिलाई है, दुर्गापुर मतलब वेस्ट बंगाल, राउरकेला मतलब उड़ीसा, ये 3 जगह ये 5 स्टील प्लांट्स बनकर तैयार हुए। और ऑब्वियसली चूँकि हमारा देश उतना कैपेबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यूएसएसआर, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी की भी हेल्प ली थी इसमें। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसका जो टोटल बजट था वो 48 बिलियन था, ये रुपीज़ है, डॉलर नहीं। और फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुछ इंस्टीट्यूट का भी गठन हुआ, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब का गठन भी हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही। अब उसके बाद क्या है ना कि आज़ादी के बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इतना सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हमारे देश की। और जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम तो कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा। और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है इसमें भी अचानक से तीव्र गति से कमी देखी गई, ये घटने लगा। और जब
आबादी बढ़ती है तो फिर डिमांड बढ़ता है और उस हिसाब से जो हमारे प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगा तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। अब ये जो टारगेट ग्रोथ रेट था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, ये 4.5% था, बट जो एक्चुअल ग्रोथ जो हम लोगों ने अचीव किया था वो 4.27% था। तो हालांकि सक्सेसफुल ही रहा था, पार्शियली सक्सेसफुल आप कह सकते हैं। जितना सोचा था उतना तो नहीं पाए, बट फिर भी पार्शियली सक्सेसफुल रहा था। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक था। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये जॉन सैंडी, ये भी एक मतलब नाम है अर्थशास्त्री का, और एक सुखमय चक्रवर्तीज, इन्हीं दोनों के मॉडल पे ये थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। तो अक्सर ये एग्ज़ाम में आते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, थर्ड किस पे बेस्ड था, फर्स्ट किस पे बेस्ड था, तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस 5 ईयर प्लान में भी दोबारा एग्रीकल्चर पे बल दिया गया था और वीट प्रोडक्शन, खास करके गेहूं के उपज पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1962 में इंडिया पे चाइना ने हमला कर दिया था, तो इंडिया और चाइना की एक वॉर हुई थी छोटी सी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जो भी प्लान बना रखे थे पहले, क्योंकि 1961 में थोड़ी किसी को पता था कि चाइना के साथ युद्ध होने वाला है, तो हमारे प्लान्स कुछ और थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो हमारा जो ये पूरा फोकस था वो शिफ्ट कर दिया गया डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ और इंडियन आर्मी की तरफ, कि उस पर सुधार करना है, नहीं तो इस तरीके से तो चाइना कभी भी हमला कर देगा और हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वॉर से हम लोग अभी अच्छे से उबर भी नहीं पाए थे कि दोबारा 1965 में फिर से हमारी एक युद्ध हो गई पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद फिर 1965 में ही एक भीषण अकाल पड़ गया था, क्योंकि सूखा पड़ गया था तो फसल हुआ नहीं था, तो अकाल पड़ गया था। और इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें रहेंगी नहीं और डिमांड उतना ही रहेगा तो फिर चीज़ों का दाम तो बढ़ ही जाएगा। और पूरी प्रायोरिटी जी थी, पहले प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई थी इंडियन आर्मी और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, और उसके बाद 1965 के वॉर के बाद और ये जो सूखा आ गया था, इसके बाद हमारी जो प्रायोरिटी थी वो शिफ्ट हो गई थी प्राइस को स्टेबलाइज करने पे, क्योंकि प्राइस तो बेतहाशा बढ़ता जा रहा था क्योंकि फसल हुआ नहीं था। उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया को IMF के आगे झुकना पड़ा पैसों के लिए। IMF एक ऐसी संस्थान है कि वो आपको BOP क्राइसिस, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आपको हेल्प करती है। दो तरह के संस्थान है, एक वर्ल्ड बैंक है और एक IMF है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF में अंतर यही है कि वर्ल्ड बैंक क्या है कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको हेल्प करती है। अगर आपके देश में कुछ रिकंस्ट्रक्शन, कुछ डैम्स बनाने हैं, कुछ पुल बनाने हैं, कुछ रोड्स बनाने हैं, उस पर आपको वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है। लेकिन जहाँ पे आपको IMF वहाँ पे हेल्प करती है जहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है। तो इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, तो इंडिया को IMF के पास जाना पड़ा था। और फिर IMF अपनी शर्तें रखता है और IMF की शर्तों के अनुसार इंडिया को अपनी करेंसी को डीवैल्यू करनी पड़ी। और इंडिया की करेंसी जहाँ पे $1 के बराबर 4.6776 रुपीज़ थी, वो घटकर हो गया 6.36। घटकर मतलब वैल्यू घट गया और रुपी का वैल्यू घट गया। एक ही डॉलर में अब 6.36 रुपीज़ आने लगे और यहाँ पे सिर्फ 4.76 रुपीज़ ही आते थे $1 में। तो यहाँ पे मतलब वैल्यू घट गया रुपी का। फिर पंजाब, वो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस 5 ईयर प्लान में वीट प्रोडक्शन पे बहुत जोर दिया जा रहा था, तो पंजाब इसमें सबसे आगे निकल कर आया और वो वीट प्रोडक्शन पे बहुत बल दिया। फिर इसमें क्या है, पंचायत इलेक्शंस को भी स्टार्ट किए गए थर्ड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल मतलब ज़मीनी लेवल पे लाना था। हर बात पे आप संसद की ओर नहीं देख सकते, केंद्र सरकार की ओर नहीं देख सकते हैं, इसीलिए पंचायत इलेक्शन लाया गया ताकि आप अपने जो लोकल मुद्दे हैं आप अपने पंचायत में, जो भी आप पंचायत में चुनते हैं जिन लोगों को, उनसे भी आप सॉल्व करा सकते हैं। फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी गठन की गई। फिर स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की भी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही इन लोगों की गठन की गई, इन संस्थाओं की। अब थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो 5.6% था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ वो 2.4% हुआ। तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये बहुत बुरी तरीके से विफल रहा और इसके कारण भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले चाइना से युद्ध हो जाना, फिर उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध हो जाना, फिर एक सूखा पड़ जाना, ये सब हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही। तो थर्ड 5 ईयर प्लान बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर साबित हुआ। अब चूँकि जब इतना बुरी तरीके से अगर फेल होगा तो चौथा 5 ईयर प्लान लागू करने में जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो ऑब्वियसली एक बार तो ज़रूरी सोचेंगे। और चूंकि वार हो गया था और रिसोर्सेज की भी बहुत कमी हो गई थी, तो इसीलिए एक प्लान हॉलीडे लिया गया। मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च ना करके कुछ एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए।
प्लान हॉलीडे मतलब इस समय कोई प्लान नहीं था, 5 ईयर प्लान कोई प्लान नहीं था, एक साल का प्लान यहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। तो ये जो 3 साल थे 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये बेसिकली एक साल का प्लान लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या है, 1966 में एक बार फिर से सूखा आ गया, बारिश नहीं होती थी। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि 75% से ज़्यादा आबादी हमारी खेती पे निर्भर थी, तो अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा तो आएगा। तो एक बार फिर से 1966-67 ईयर में सूखा आ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से अपना जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करना पड़ा। तो पहले डिवैल्यू किया था 6.36 पहुंच गए थे, अब और पीछे जाकर 7.5 पहुंच गए। मतलब एक ही डॉलर में अब 7.5 रुपये आ जाता था, तो हमारी करेंसी की वैल्यू और घट गई। और ये जो प्लान हॉलीडे लेने का जो मेन मकसद यही था, मेन जो रीज़न यही था, क्योंकि वॉर हुआ था पाकिस्तान से और चाइना से, फिर हमारे पास रिसोर्सेस भी नहीं थे। अब क्या है कि अगर 5 ईयर प्लान हम लोग बनाएंगे, उसमें जो हम लोग एक एम रखेंगे, उस एम को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। लेकिन ये वॉर के कारण रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गई थी, और जो हमारी जो यहाँ पे इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी, वो भी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। तो इसीलिए ये प्लान हॉलीडे लेना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो जो चौथा 5 ईयर प्लान था उसका कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक। अब 1969 ये पीरियड में हमारी जो प्रधानमंत्री बन चुकी थी वो थी इंदिरा गांधी जी। अब ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये गाडगिल फार्मूले पे बेस्ड था। गाडगिल बेसिकली एक व्यक्ति हैं, धनंजय गाडगिल जी, उनके फार्मूले पे ये फोर्थ 5 ईयर प्लान था। और इनका ये जो फार्मूला था, बेसिकली इस फार्मूले में इन्होंने ये बताया था कि राज्यों को सेंट्रल से कितना असिस्टेंस, कितना हेल्प मिलना चाहिए, और उनका जो सेंटर के शेयर में राज्यों को कितना मिलना चाहिए, ये उसी फार्मूले पे ये फोर्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड था। फिर इस 5 ईयर प्लान में एक स्पेशल चीज़ ये भी हुई थी कि इन्होंने अर्लियर जो ट्रेंड था, जो पहले के जो ट्रेंड थे, कि ये जो वेल्थ का जो कंसंट्रेशन हो रहा था, मतलब धन जो कुछ लोगों, कुछ व्यक्तियों के पास जा रहा था, उस पर इन्होंने ध्यान दिया और इसको इन्होंने चेंज करने का इस 5 ईयर प्लान में कोशिश किया था, इंदिरा गांधी जी के इस 5 ईयर प्लान में 1969 में जो था। फिर इसी दौरान फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ही इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसमें कई सारे बैंक थे, जिसमें कि 14 मेजर बैंक थे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इस तरीके कई बैंक थे, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब सारे बैंकों को इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर इसी 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में आया था। MS स्वामीनाथन जी के द्वारा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, जिससे बेसिकली कृषि में बहुत हेल्प मिला था। फसल दुगनी तिगुनी, मतलब उतने ही फसल में, उतने ही बीज में 2 गुना 3 गुना फसल हो रहे थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया था। फिर इन्होंने क्या किया कि जो फंड्स थे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखे गए थे, उसे यूज़ करना पड़ा था। इंडिया और जो पाकिस्तान में जो तीसरा युद्ध हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, इस पे सारा पैसा, इनका सारा फोकस लग गया था। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि 1971 के यही वॉर में बांग्लादेश बन गया था। तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भाग भाग कर इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान उन पे अटैक कर रही थी। उन्हीं का अपना देश, मतलब वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे अटैक कर रहे थे। कुछ मतलब जनरल जो थे, सेना के लोग थे, वो अटैक कर रहे थे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी जी को वॉर में उतरना पड़ा, और इसके कारण सारा फोकस जो था वो इधर शिफ्ट हो गया था, वॉर में शिफ्ट हो गया था। फिर पहली बार ऐसा एहसास हुआ, कई बार सूखा हो गया इंडिया में, कई बार लड़ाई छिड़ जाती थी, तो एहसास हुआ कि बफर स्टॉक होना चाहिए अनाज का। तो इसके लिए उन्होंने पहली बार बफर स्टॉक बनाया, जिसमें 5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब 5 मिलियन टन जो अनाज है उनको बफर में रखा गया, ताकि इमरजेंसी में काम आएगा। फिर ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 5.6%, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था, जितना हम लोगों ने अचीव किया, वो सिर्फ 3.3% था। ऑब्वियसली क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह एक कहीं ना कहीं 1971 का वॉर था, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसीलिए ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये भी फेल ही साबित हुआ।
तो आगे हम लोग देखेंगे आगे और वीडियोस में, आप बने रहिए हम मेरे साथ। आगे हम लोग इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में देखेंगे, बाकी के जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में और भी जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।